chapter business and government, and the last topic of this chapter, impact of government policy change. July 1991, new industrial policy was introduced. आप लोग इकोनॉमिक्स में भी ये टर्म्स बहुत बार पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, हमारे सब्जेक्ट में है भी नहीं. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 3 एस्पेक्ट्स आर देयर. फर्स्ट वन, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोब वर्ड से बना है. ग्लोबल मीन्स इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज. अपने कंट्री की इकोनॉमी को और कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना क्या कहलाएगा? ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा. पहले बिजनेस क्या होता था? एक स्पेसिफाइड एरिया तक लिमिटेड होता था. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पॉलिसी अब उसने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली. बिजनेस ग्लोबल हो गया. पहले इंडिया में इंडिया बिजनेस कर रहा है, लेकिन नाउ इंडिया इज डूइंग बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सेम इन रेफरेंस टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. हर कंट्री, अदर सारी कंट्रीज में थ्रू आउट द वर्ल्ड बिजनेस कर रहे. दिस इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या हुआ? इंपोर्ट को लिबरल किया गया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिफॉर्म्स लाए गए. सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन. तो क्या होता है? एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है. पब्लिक सेक्टर में होल्ड किसका है? गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट कंपनीज भी जैसे हम बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हम लोग बात करते हैं. जैसे हम लोग बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, या हम लोग बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, तो जो गवर्नमेंट का जिसपे कंट्रोल है वो क्या हो गए? पब्लिक सेक्टर हो गए. तो बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, या इस पॉलिसी के बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ सेक्टर्स में से खुद का इन्वेस्टमेंट हटा के, बाय द वे ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्राइवेट पर्संस को परमिशन दे दी, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर. एंड थर्ड वन इज लिबरलाइजेशन. मीन्स फ्री कर देना, लिबरल कर देना, फ्री कर देना, फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस. कुछ क्या लगा, लोगों को फील हुआ, एक्सपर्ट्स को फील हुआ कि ये रेस्ट्रिक्शंस अननेसेसरी हैं और बिजनेस को ग्रो नहीं होने दे रही. तो इन दैट सिचुएशन लिबरलाइजेशन की स्कीम आई, जिसमें उन्होंने टैक्स रेट में छूट देना, वेरियस रेस्ट्रिक्शंस को हटाना, टैरिफ्स को रिमूव करना, ड्यूटीज को हटाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेसर्स को इजी करना, ये सब चीजें इंक्लूड हुई. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तो 3 चीजें हैं: ग्लोबलाइजेशन, integrating the economy of our country with the economy of other countries, privatization, giving more autonomy to the private sector, उनको देना. पहले हम लोग देखते हैं जैसे फोन की टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, पूरा का पूरा होल्ड किसका था? गवर्नमेंट का था. आज होल्ड किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है. तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी देना, प्राइवेटाइजेशन करना, उनको परमिशन देना. एयरलाइंस की हम लोग बात करें, वहां भी यही हुआ. फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस, लिबरलाइजेशन, कुछ फ्री कर देना, कुछ उनको छूटें दे देना, कुछ उनको एग्जेम्पशंस दे देना. इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा कि इन तीनों चीजों का, पॉलिसीज का, मींस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इनका हमारे बिजनेस पे या इंडियन बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होने से. तो ये मैंने आपको लिखा है. आप सोचिए क्या लिखा हुआ है ये? दिस इज जस्ट ओनली फॉर निमोनिक. दिस इज माय कोड फॉर निमोनिक. CDHTML. क्लियर? सी हम लोग फर्स्ट C1 हम लोग लेते हैं, दैट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. अभी के भी पॉइंट्स लर्न कर लेने. इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, ये बोलते ऐसा क्यों हुआ कि पॉलिसी चेंज करने से कंपटीशन इंक्रीज हुआ. फर्स्ट इफेक्ट ये हुआ कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ. जैसे हम लोग बात करें कि ये हमने देखा एग्जिस्टिंग बिजनेस है. पहले क्या होता था? बहुत कम बिजनेसमैन होते थे, डिमांड ज्यादा होती थी, सप्लाई कम होते थे, किसी को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी. लेकिन जब से न्यू इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तब से एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन के लिए
क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। कंपटीशन किससे इंक्रीज हुआ, अदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, उनसे तो था पहले भी और अब भी है। सेकेंड, न्यू लोकल एंट्रेंट्स, अब लोकल में भी और लोग बिजनेस करने के लिए आ गए, तो न्यू लोकल एंट्रेंट्स। और थर्ड हम लोगों को एमएनसीज मींस मल्टी नेशनल कंपनीज की एंट्री से हमारा कंपटीशन बढ़ गया। तो फर्स्ट इफेक्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन। व्हाई इंक्रीज इन कंपटीशन? because of entry of other because of the existing businesses, new local entrants and the entry of multinational companies। और अब कंपटीशन, अब ये जो कंपटीशन है, पहले तो हमारा क्या था, इंडिया में कंपटीशन निपट जाता था, लेकिन अब ये कंपटीशन कैसा हो गया, नाउ कंपटीशन इज ग्लोबल। ग्लोबल हो गया, व्हाट इट मीन कि अब उसने क्रॉस दी बाउंड्रीज, कि अब कंपटीशन की बाउंड्रीज क्रॉस हो गई। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ना, कि जो हम लोगों के यहाँ छोटे बिजनेसमैन थे, जो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए, वो यहाँ पे फेल भी हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इफेक्ट इज इंक्रीज इन कंपटीशन। और इंक्रीज इन कंपटीशन की हम बात करें किसकी वजह से, एग्जिस्टिंग बिजनेस, न्यू लोकल एंट्रेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज। और अब कंपटीशन कैसा हो गया, ग्लोबल हो गया, बाउंड्रीज क्रॉस कर गया। अब बेसिकली जो यहाँ पे इम्पैक्ट आया ना, वो सर्विस इंडस्ट्रीज में ज्यादा है। जैसे हम लोग बात करें टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, वहां पे तो मेजर इफेक्ट आया। और अब तो हर प्रोडक्ट के लिए ही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का हमको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उनकी अकॉर्डिंग हमको चेंज होना पड़ रहा है। सेकेंड वन, नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, मैं डिस्कस करूंगी डिमांडिंग कस्टमर्स। डिमांडिंग कस्टमर्स, और आई कैन से कि इफेक्ट क्या हुआ कि नाउ द कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग कस्टमर। ऐसा क्यों हुआ, देखो क्या हुआ, बिफोर 1991, आफ्टर 1991। बिफोर 1991 क्या सिचुएशन थी, ये कुछ गिने चुने प्रोड्यूसर्स या हम बोलेंगे सेलर्स थे, और यहां पे पूरी भीड़ लगी हुई थी किसकी, बायर्स की। क्लियर? तो मार्केट की सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो प्रोड्यूसर जैसा भी बना रहा था, जितना भी बना रहा था, उसका आराम से सेल हो रहा था। और दूसरा, कंज्यूमर्स के पास या हम कहेंगे कस्टमर्स के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं थे, जो मिल रहा था उसको उसी में से ही लेना था। आफ्टर 1991 क्या हुआ, न्यू एंट्रेंट्स आए, एमएनसीज एंटर हुई। इनके एंटर होने से क्या हुआ, ये सप्लायर्स जो थे वो इंक्रीज हो गए, प्लस हो गए। सप्लायर्स इंक्रीज हुए, सप्लायर्स इंक्रीज होने से क्या हुआ, डिमांड तो वहीं की वहीं थी, ये कस्टमर्स है, डिमांड थोड़ी बढ़ी है, डिमांड वहीं की वहीं थी। लेकिन पहले जहां इन लोगों को एक इससे अकेले से लेना पड़ रहा था या कुछ लोगों से लेना पड़ रहा था, नाउ द मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल, ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। और जब ज्यादा ऑप्शन हमको मिलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। पहले हम बात करें, शूज लेने जाना था, हम लोग बाटा या हम लोग जो अपने लोकल ब्रांड्स होते हैं, रिलैक्सो, इन पे ध्यान देते थे। लेकिन आज जब हमको शूज खरीदने हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स आर देयर, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, और हम लोग इस वजह से क्या हो गए, डिमांडिंग हो गए कि अब हम कहीं पे भी जाते हैं तो नहीं भैया उस ब्रांड में जो आ रहा है इस तरीके का हमको चाहिए, तो वी आर डिमांडिंग। तो नाउ एट प्रेजेंट या आफ्टर 1991 उसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो कस्टमर है वो मोर डिमांडिंग हो गया। क्लियर? थर्ड वन हम लोग लेते हैं, इसमें चेंजेस की बात करते हैं।
नेसेसिटी फॉर चेंज। क्या हुआ, एमएनसीज आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सारी चीजें चेंज हो गई, तो हमको भी चेंज करना पड़ेगा। बिफोर 1991 तो हम लोग क्या करते थे, एक स्टेबल पॉलिसीज बना लेते थे बिजनेस के लिए, और वो पॉलिसीज हमारी लॉन्ग टर्म तक काम करती रहती थी। ठीक है, एक बार बना ली, कोई ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। लेकिन आफ्टर 1991 क्या हुआ, रैपिड चेंजेस, कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो इन सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसीज टू कंडक्ट आवर बिजनेस ऑपरेशंस। अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ा था। तो नेक्स्ट इंपैक्ट उस पे क्या आया, चेंज इन पॉलिसीज या नेसेसिटी फॉर चेंज। पहले हम स्टेबल पॉलिसीज बना लेते थे, चलती रहती थी 5-7 साल, कोई हमको चेंज नहीं करना। लेकिन आफ्टर 1991 इतने रैपिड चेंजेस हुए, इतना कंपटीशन बढ़ा, इतना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए कि नाउ वी नीड टू चेंज रैपिडली। अगर हमने चेंज नहीं किया तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमको अपनी पॉलिसीज, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस, हमारी चीजें चेंज करनी है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डी। डी इज फॉर, अच्छा डिमांडिंग कस्टमर्स हो गया। एच इज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देखो पहले क्या था, सीधा साधा सिंपल बिजनेस था, ज्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। 1991 उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से बिजनेस जो है, बिजनेस इज equipped with new machines, methods, procedures, and because of this, और इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, for this we need high skilled professionals। तो भैया हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे काम नहीं चलने वाला था, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। मींस हमको उनको ड्यू ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमको उन टेक्नोलॉजीज को उनको अडेप्ट कराने के लिए रेडी करना पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि अब जो बिजनेस था उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब जो बिजनेस था, उसके इक्विपमेंट्स थे, उसके जो प्रोसेसर्स थे, कि सारी चीजें क्या हो गई, हम लोग की वेल इक्विप्ड हो गई। और उनको उस एनवायरमेंट में काम करने के लिए we need personals or employees who are highly skilled and competent। तो इस सिचुएशन में जो हमको क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी डेवलप करो, उनको वो सारी चीजें सिखानी पड़ी। तो नेक्स्ट इम्पैक्ट इज कि देयर इज अ नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहले क्या था, हमारी कंट्री में जो हो रहा है बस वहां तक हमारा डेवलपमेंट सीमित रहता था, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करते थे। जब एमएनसीज आने लगी, अदर कंट्रीज से आने लगी, अदर कंट्रीज में जब और नए मेथड्स यूज होने लगे और वो हमारे कंपटीशन में खड़ी होने लगी, तो नाउ देयर इज अ नीड कि हमको भी उनके अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, हमको अपने उनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आई कि हमको अब पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल एंड चेंजेस इन दी एनवायरमेंट, हमको चेंज करना पड़ेगा। और बहुत सारी कंपनीज ने तो, बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो अपनी यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है फॉर identifying the technological changes or other changes required in their business। क्या क्या चेंजेस की जरूरत है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो केवल इसी के लिए कंटिन्यूअसली काम करता है। नेक्स्ट वन इज
मार्केट ओरिएंटेशन, अच्छे से समझना इस चीज को, मार्केट ओरिएंटेशन। देखो क्या होता था, हम बात करें बिफोर 1991, उस टाइम पे चलता था सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये जो पर्सन था ये प्रोड्यूस करता था, और प्रोड्यूस करने के बाद फिर मार्केट में जाता था टू सेल हिज प्रोडक्ट। क्लियर? पहले वो बनाता था और फिर वो मार्केट में जाता था उसको सेल करने के लिए। क्लियर? क्यों? उस टाइम क्या था, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्फिडेंट था कि वो जो भी बनाएगा, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा, जो भी प्रोड्यूस करेगा, वो उसका आराम से सेल हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो भी नहीं बोलेगा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेलिंग कॉन्सेप्ट था। लेकिन आफ्टर 1991 ये जो कॉन्सेप्ट था ये मार्केट कॉन्सेप्ट हो गया। इसका क्या मतलब कि अब ये पर्सन जो है, ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये पहले कहां जाता है, मार्केट में जाता है, वहां पे कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस सुनता है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन करता है, और देन फिर मार्केट में जाता है उसको सेल करने के लिए। बात समझी? पहले क्या होता था, पहले प्रोड्यूस करता था और उसके बाद वो सेल करने जाता था। अब वो पहले मतलब मार्केट में बाद में जाता था, पहले प्रोडक्शन करता था। अब वो पहले कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है। मार्केट में पता कर रहा है कि भाई कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, किस तरीके का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज आ रहे हैं, क्या उनकी फ्यूचर फर्दर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, और उसके बेसिस पे फिर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। देन अगेन ही इज गोइंग टू सेल हिज प्रोडक्ट। बात समझ आई? तो सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में पहले प्रोड्यूस कर लिया, हाँ भैया कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अच्छा और बुरा बिक जाएगा। क्लियर? तो पहले प्रोड्यूस करता था फिर मार्केट में जाता था। और अब क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन में पहले वो मार्केट में जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, देन ही इज मूविंग प्रोड्यूसिंग द गुड्स, एंड आफ्टर दैट ही इज मूविंग टू द मार्केट फॉर सेल। एंड लास्ट वन इज loss of budgetary support. Loss of budgetary support. 1991 उससे पहले, 1991 से पहले जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते थे उनमें जो भी लॉस होता था उस लॉस को बियर करती थी गवर्नमेंट आउट ऑफ इट्स बजट। क्लियर? लॉस को सहन करते थे। लेकिन अब ये हो गया कि पब्लिक सेक्टर्स को परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी अ सिग्नल ऑफ disinvestment from government. Disinvestment from government means government support नहीं करेगी, वो अपना जो शेयर है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकाल सकती है। तो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पे भी बहुत सारी चीजें चली गई, उन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया कि अब आप लोगों को जो करना है वो करो। क्लियर? तो अब हम दोबारा से देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में 3 एस्पेक्ट थे हम लोग के। First one, globalization, integrating the economy of the country with the other countries, privatization, disinvestment, and liberalization, freeing the business in India, means removing unnecessary restrictions of the government. फिर impact हम लोगों ने देखा, मैंने कोड बताया आपको, CD HTML से याद करना। CSAM ने लिखा increasing competition because of the new local entrants, MNC global हो गया, boundaries cross कर गया, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। नेसेसिटी फॉर चेंज, पहले हम लोग स्टेबल पॉलिसीज थी, अब हमको पल पॉलिसी अपनी चेंज करनी पड़ी।
देन डेज फॉर नाउ द कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो हमारी डिमांड्स बढ़ जाएंगी। क्लियर। देन हम लोग का एक्ट से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि आज बिजनेस इक्विप्ड हो चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो चुका है, उसके प्रोसेसर्स, उसकी थिंग्स, उसके इक्विपमेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चलाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब चीज़ों को वी नीड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैविंग हायर स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स। तो हमको अपने पर्सनल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। Clear? Then T is for technological changes हुआ है। Then M is for market orientation। पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट था, सेलिंग कॉन्सेप्ट में पहले प्रोड्यूस करता था फिर मार्केट में जाता था, अब पहले वो मार्केट में जा रहा है, पता कर रहा है क्या बनाऊं और उसके अकॉर्डिंग बना रहा है। क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, अगर कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन नहीं किया तो पहले की जैसे कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा। एंड लास्ट इज L is for loss of budgetary support। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, एक पॉइंट तक करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, वो चीजें, वो एरिया, वो सेक्टर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। क्लियर। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था, हम लोग का चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, बट जिनका इनकम्प्लीट है वो लोग कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर नोट्स हमारे कंप्लीट होंगे तो आफ्टर दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू डू more and more practice for the case studies and MCQs. We will do it later.